अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर और मैं हूं आपके साथ ज़रिया बरफान। तो जनाब, आज है इस हफ्ते का पहला रोज और आपको सबसे पहले हम मौसम के बारे में बता देते हैं, क्योंकि आज से हम बताना आपको शुरू करेंगे तो आप ये प्लान करेंगे कि आपने अपने वीकडेज को किस तरीके से अपडेट करना है और क्या शेड्यूल अपना बनाना है। तो मौसम में सबसे पहले लाहौर और कराची की बात कर लेते हैं, जहां पर मौसम जो है वो गर्मी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और साथ ही साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि शहर लाहौर और कराची में तेज धूप से मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है और आइंदा 24 घंटों के दौरान सूरज और बादलों के दरमियान लाहौर की फजाओं में आंख मचोली जारी रहेगी। लेकिन टेम्परेचर क्या होगा अनवार? बिल्कुल ऐसी है। लाहौर के दर्जा हरारत के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि 34 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो रहने का इम्कान है। और दूसरी जानिब आइंदा 24 घंटों के दौरान ये भी कहा जा रहा है कि कराची में भी मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। साथ ही साथ कुछ क्रिकेट के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी टीम और न्यूजीलैंड टीम की जो T20 सीरीज़ जारी है, तीसरा मैच था, क्योंकि पहला मैच तो बारिश की नज़र हो गया था, दूसरा मैच पाकिस्तानी टीम ने आसानी से जीत लिया था और तीसरा मैच बड़ी आसानी से अब न्यूजीलैंड ने जीत लिया है, जो कि काफ़ी हैरानकुन हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम भी अपने प्रोग्राम्स में ये बात कर रहे थे और सबको ही पता है कि न्यूजीलैंड की बी और सी कैटेगरी की जो टीम है वो इस वक्त पाकिस्तान खेलने में आई हुई है। शायद बहुत आसान ले लिया पाकिस्तानी टीम ने उस टीम को, लेकिन जिस तरह की जीत उन्हें कल मिली है, 179 रन का टारगेट उन्होंने 19वें ओवर में ही कंप्लीट कर लिया। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप, तो उसकी अगर तैयारी करनी है तो इस तरह की टीमों से अगर हम इतने मार्जिन से हारना शुरू हो जाएंगे, इजीली हारना शुरू हो जाएंगे, तो फिर जो ए टीम होगी उसका मुकाबला कैसे करेंगे। और शायद ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप अपने आसाब पर उस चीज को सवार नहीं कर रहे हैं और आप यही सोच रहे हैं कि हाँ, बी कैटेगरी के सी कैटेगरी के प्लेयर्स आए हुए हैं, दूसरा मैच हमने जीत लिया है तो ये भी हम आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन जो एक स्पोर्ट्समैन होता है उसको आखिरी गेंद तक लड़ना होता है। एनीवेज, कुछ और लोग भी हैं जो कि कल आखिरी गेंद तक लड़ने के लिए तैयार थे, उनके हवाले से भी बातचीत होगी। शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज आपने जानी है। और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कल के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, और इन ज़िमनी इंतखाबात पर भी एक बार फिर से वही रूटीन, वही प्रैक्टिस फॉलो की गई है कि कुछ भी अगर पाकिस्तान में ऐसा होना है जहां पर लोगों ने बाहर निकलना है, वोट डालना है, तो उस दिन फिर आप ये समझें कि इंटरनेट फैसिलिटी आपके पास नहीं होगी। कॉलिंग सर्विस हमारे पास भी अवेलेबल थी, लेकिन इंटरनेट की जो फैसिलिटी थी उसको मुकम्मल तौर पर बंद के रखा है। तकरीबन रात को, मेरा ख्याल है तकरीबन 2:30 बजे के करीब जाकर फिर इंटरनेट को दोबारा अच्छा अनवार, ऐसे में मैं तो और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि पहले ही जब आप वीपीएन से अपना मोबाइल फोन कनेक्ट कर रहे हैं एक्स की सर्विसेज को यूज करने के लिए, तो आपके मोबाइल में एरर आ रहा है, आपका सर्वर डाउन हो जाता है और आप परफॉर्म नहीं कर पाते अपनी किसी भी ऐप को लेकर। तो एक लम्हे के लिए तो मुझे कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बिल्कुल। तो मैं यही परेशान थी कि मेरा मोबाइल नहीं चल रहा, लगता है आज फिर से कोई ना कोई मसला हो गया। मैंने तो कुछ 1-2 ऐप्स डिलीट भी कर दी। फिर कुछ टाइम के बाद शाम में जाके मेरी वालदा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ज़िमनी इंतखाबात की वजह से मोबाइल सर्विसेज बंद हैं और ये वजह है कि हम अपना मोबाइल यूज नहीं कर पा रहे। तो ये सिचुएशन जो है वो बड़ी ही प्रॉब्लम क्रिएट करती चली जा रही है। तो ये सिर्फ आपके और मेरे मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का मसला नहीं है, ये 22 से 24 करोड़ आवाम की जिंदगियों का मसला है जिन्होंने अपने इंटरनेट के थ्रू कारोबार भी करने होते हैं। शौकत पराचो साहब सीनियर तज्ज़ियाकार है, उन्हें वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग पराचो साहब, आपके वक्त का। पराचो साहब, ये क्या होता है हमारे मुल्क में, जब जब आम इंतखाबात हों या फिर कोई ना कोई छोटी मोटी पॉलिटिकल एक्टिविटी, हम उठाकर इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर देते हैं, ये कब तक चलेगा? थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड टू योर व्यूअर्स। बात यह है कि ये मामला शुरू क्यों हुआ था? शुरू हुआ था जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत अरूज पर थी। बहुत ज़्यादा टेररिस्ट वाक़यात हुआ करते थे इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, पेशावर में या दीगर बड़े शहरों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और पाकिस्तान की आवाम ने इन दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया और शायद पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी पर कह सकते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती। ये उसकी रेमनेंट्स हैं। मसलन सिर्फ ये नहीं है कि मोबाइल बंद कर देना, आपने देखा बैरिकेड लगे होते हैं, डाइवर्जन कर दिया जाता है, एक सड़क बंद करके कहते हैं कि नहीं दूसरी सड़क से आप जाएं क्योंकि यहाँ खतरा है टेररिज्म का। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। आइडियली इसमें कोई शक नहीं है,
लेकिन जो जिन हालात से पाकिस्तान गुजरा है, या अभी भी आप देखें कुछ एरियाज में जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहां पर अभी भी टेररिस्ट आ जाते हैं, अफगान साइड से आते हैं। अभी अभी 7 टेररिस्ट मारे गए 4 दिन पहले, जो अफगान साइड से पाकिस्तान में घुसना चाहते थे और यहाँ खुदा न खास्ता इस तरह की कोई एक्टिविटीज करना चाह रहे थे। मैं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए कि जी फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो आइन के आर्टिकल 19 ए में जो गारंटी दी गई है, लेकिन सर्टन मेजर्स होते हैं जो कभी लेना पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द लार्जर सिक्योरिटी। शायद इनोवेशन ज्यादा बेहतर हो इस सिलसिले में, वो नहीं हो पा रही। बहरहाल इसकी वजह मैंने आपको बता दी। वजह तो आपने ठीक बता है। दी फराज साहब, लेकिन सवाल फिर वहीं पर मेरा मैं तो कहूंगी कि वहीं का वहीं है कि हमारे इंटेलिजेंस इदारे दुनिया के बेहतरीन इदारों में शुमार किए जाते हैं। इस सब के बावजूद अगर हम लोग इंटरनेट सर्विस को बहाल नहीं कर पा रहे तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैंने पहले भी कहा कि करोड़ अपना कारोबार कर रहे हैं इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू। वज़ीर आला पंजाब भी कह रही हैं कि आईटी सिटी बनाया जाएगा, तो वो आईटी सिटी परफॉर्म कैसे करेगा जब पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज ही नहीं होंगी? दो चीजें हैं, शायद मिक्स किया जा रहा है उन। नंबर 1, जी प्राचा साहब। नंबर जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, देखें दो चीजें हैं। एक तो जब आप कहते हैं कि इंटरनेट बंद है तो प्रोबेबली ट्विटर तो मुस्तकिल बंद है। वीपीएन हम सब लगाते हैं उसको ट्विटर देखने के लिए। बाकी ये जो इंटरनेट वाली बंदिश है ये तो इट्स नॉट ऑन परमानेंट बेसिस। बहुत सारी दूसरी जो फैसिलिटीज हैं इंटरनेट रिलेटेड वो तो ओपन है। हाँ, ये जो ट्विटर वाला मामला है ये कोर्ट में भी आया है, कोर्ट में भी हेयरिंग हुई है और सब जी सार्फिन कह रहे हैं। खुद आपने देखा होगा मुस्लिम लीग नून के अंदर ख्वाजा साद रफीक साहब का भी एक बड़ा ट्वीट आया था कि ट्विटर सर्विस खोली जाए। इंटरनेट मुस्तकिल बुनियादों पर बंद नहीं है, कुछ रहा मसलन 8 फरवरी को रहा, फिर अभी कल जहां जहां ये बाय इलेक्शन था वहां पर बंद रहा। नहीं होना चाहिए आइडियली, मैं बार बार आपसे एग्री कर रहा हूँ। जी लेकिन वो जो खास वक्त के लिए जहां कुछ ना कुछ खतरा होता है उसके लिए एक बंद कर। ठीक है। ठीक है पराजा साहब, ज़िमनी इंतखाबात में जो नताइज अभी आप देख रहे हैं, आपको लगता है वो वैसे ही हैं जैसे आम इंतखाबात में थे कि जो पार्टी जहां से जीती थी, जहां अक्सरियत मिली थी, वो अभी भी वहीं पर कामयाब हुए हैं? और ज़िमनी इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आप मजीद देख रहे हैं कि मजीद इल्ज़ामात की सियासत की तरफ जाएंगे वो? अनफॉर्चुनेट है इस कॉन्टेक्स्ट में, इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, कि पाकिस्तान में इलेक्शन की रिजल्ट को कबूल नहीं किया जाता। और मोस्ट ऑफ द केसेस ये भी दुरुस्त है कि लोगों को उस ट्रांसपेरेंसी पे शक होता है। लेकिन देखें ना, कल सारी सीटें भी अगर पीटीआई जीत जाती तो फिर भी दूसरी साइड ने कहना था कि इन्होंने जो है वो धांधली करवाई या इन्होंने कुछ ऐसे मीन जी इस्तेमाल किए। अब अजीब सी सूरत हाल है, एक ही जिला है गुजरात में, पीटीआई के सदर उसी जिले में हार जाते हैं और उनके साहिबजादे जीत जाते हैं। अब मैं इसको क्या समझूं कि एक जो थे या डीआरओ थे या एक हल्के में इलेक्शन कमीशन ने धांधली करवाई या करने दी या होने दी, और दूसरे हलके में जहां उनके साहिबजादे लड़ रहे थे, मैं मोनस की बात कर रहा हूँ, जहां मोनस लड़ रहा था वहां पर धांधली नहीं हुई। तो बड़े अजीब सी हमारी अपने एटीट्यूड्स भी हैं। और यकीन करें कि इस मुल्क में एक तो ये भी अजीब बात है कि 70 के बाद इलेक्शन जो भी हुआ उस पर उंगलियां उठाई गई। और ये भी सही है कि इन सम केसेस वो धांधली मुनज्जम तौर पे हुई, क्योंकि 1990 के इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हुक्म दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में कहा कि हाँ धांधली हुई थी। लेकिन इस चीज को बेस बनाकर अब हर एक छोटे बड़े इलेक्शन पे उसकी, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन क्या कहता है, हमारे यहाँ क्राइसिस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी आ गया कि हमने बिल्कुल नहीं मानना, बेशक वो जितना मर्जी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो या रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। गुजरात की एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी।
लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ क्राइसिस ऑफ जस्टिस भी है, क्योंकि हम लोग ये साबित ही नहीं कर पाते कि हमारे यहाँ धांधली हो तो गई है, लेकिन हुई कैसी है हम जानते भी हैं, लेकिन हमारे पास कुछ सबूत नहीं होता, या शायद सबूत हो भी तो इदारे उसको अपनाने के लिए या फिर उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। क्योंकि कल भी मेरी नजर से एक वीडियो गुजरी जिसपे एक शख्स ये कह रहा था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, और वो ये कह रहा था कि हमें नहीं पता कौन लोग अंदर दाखिल हुए और उन्होंने आके बैलेट बॉक्सेस कैसे भर दिए। यहां पर आवाम को तो ठप्पे लगाने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन अलबत्ता कोई शख्स आया, मतलब 3-4 लोग थे और उन्होंने यहां पर आके सादा कपड़ों में वो मलबूस थे और उन्होंने आके बैलेट बॉक्सेस को भर दिया। अब इस बयान का, इस स्टेटमेंट का क्या करना है? समटाइम्स एक फैशन भी बन जाता है, और जिस माशरती तकसीम का हम हिस्सा हैं, मसलन पिंडी के कमिश्नर ने कहा एक दिन एक बात की, वो किसी के पर्सपेक्टिव में, किसी के नैरेटिव में वो बड़ी फिट इन हुई, दूसरी दिन पिंडी का कमिश्नर अपनी बात से मुकर गया। आज जो धांधली की बात कर रहे हैं, काश वो दस्का वाले दिन भी यही कह देते जिन्होंने 22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उठाया था, ये साथ ले गए थे, सारी रात अपने पास रखा था। अब मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूं कि जिसको अगर फायदा होता है एक अमल का, तो वो उसको जस्टिफाई कर देते हैं, उसके ऊपर वो पर्दा डाल देते हैं। जिसका नुकसान होता है वो उसके खिलाफ बात करते हैं, शोर मचाते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि क्राइसिस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी है, कि मुझे अगर फायदा हो रहा है तो मैं बिल्कुल आंखें बंद कर दूंगा। मैं उस अमल की मुस्बत या मनफी होने की बात नहीं कर रहा, मैं जो सियासी रद्द अमल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है पराशर साहब, एक और अहम मामला भी है ईरान के सदर के दौरे के हवाले से, और ये दौरा उन दिनों में होने जा रहा है जब आलमी सतह पर हम देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान भी बहुत ज़्यादा कशीदगी इस वक्त मंजर आम पर है, और जब ये दौरा होगा तो आलमी सतह पर भी इसको भरपूर कवरेज मिलेगी। आप इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान के लिए कुछ मजीद मुश्किलात क्रिएट तो नहीं होंगी? अभी हाल ही में हमने देखा अमेरिका की तरफ से कुछ पाबंदियां भी पाकिस्तान पर लगाई गई हैं। देखें, पाबंदियां लगी हैं अभी 2 दिन पहले, और पाकिस्तान पर बराह रास्त नहीं है पाबंदियां, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो ट्रेडिंग एंटिटीज हैं और उनको महज इस बुनियाद पर फैसला किया गया पाबंदियों का कि वो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में तामन कर रही थी। ये दौरा बहुत पहले से प्लान्ड है, और ट्रस्ट मी, इवन इलेक्शन जो हमारे हुए 8 फरवरी, उससे पहले से ये ईरान की तरफ से थी कि वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे, और उन्होंने, मेरे अपने जो सोर्सेज हैं डिप्लोमेटिक, उनके जरिए मुझे पता चला कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो भी हुकूमत पाकिस्तान में इक़्तिदार में आएगी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, वी वांट टू बी द फर्स्ट टू विजिट पाकिस्तान। यानी ईरानी सदर वो पहली शख्सियत होना चाह रहे थे जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान आएंगे। ये इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था, और अब ऐसा ही हो रहा है। वो पहले गैर मुल्की सरबराह ममलिकत हैं जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन परत साहब, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जो मामला है उस पर भी आपसे बात करना बहुत जरूरी है, और अब एक बार फिर से कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के मामले पर भी इस मुलाकात में यकीनी तौर पर बात तो होगी, लेकिन जब हम देखते हैं अमेरिका की तरफ से पहले बड़ा क्लियरली कह दिया गया कि अगर किसी भी इस तरह के मुआहदे में पाकिस्तान और ईरान जाते हैं तो फिर पाकिस्तान पर भी सैंक्शंस लगेंगी। ईरान पर तो पहले ही मुतअद्दिद पाबंदियां अमेरिका की तरफ से लगा दी गई हैं, लेकिन राजा साहब हम ये देखते हैं कि इस तरह की कोई भी पाबंदी हिंदुस्तान पर नहीं लगाई जाती, चाहे वो रशिया से तिजारत कर रहे हों, चाहे वो ईरान से तिजारत कर रहे हों, ये सारा बर्डन, सारा प्रेशर सब पाकिस्तान के लिए ही है। मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जरूर कह दूं कि आज एक MOU पे साइन होने हैं जिसके तहत पाक ईरान बॉर्डर पर एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल जोन कायम होगा। वो बॉर्डर का नाम है गब्द रिमदान। ये बलूचिस्तान और उधर से उनके सिस्तान के एरिया में मौजूद है। जब बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल जोन बनेगा तो वहां भी तो प्रोडक्टिविटी होगी, वहां से भी फिर चीजें तैयार होंगी, मसनूआत दोनों मुल्कों में मिलेंगी। हाँ, जो आपने बात की, यकीनन ये दुनिया की दोहरा मयार है, डुप्लिसिटी ऑफ द वर्ल्ड है
कि एक ही अमल को एक मुल्क के साथ वेवर मिल जाती है और दूसरे मुल्क के लिए सैंक्शन की जाती हैं। यही कुछ हुआ था न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के हवाले से। जब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने इंडिया के साथ तामन किया तो सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने उसको वेलकम किया, मेंबर बना दिया, हालांकि इंडिया भी एनपीटी पर साइन नहीं कर चुका। जब पाकिस्तान की बारी आई है तो पाकिस्तान के लिए धमकी दी जाती है कि खबरदार आप सैंक्शन की अभी आपने खुद बात की और अभी तक पाकिस्तान को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी का मेंबरशिप नहीं दी गई। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान एक ही वक्त में एक ही महीने में मई 1998 में इन्होंने अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया, लेकिन इसके बावजूद ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। देखें कश्मीर पर ईरान ने हमेशा पाकिस्तान के मौकफ की, जिसे हम असूली मौकफ कहते हैं, प्रिंसिपल स्टैंस कहते हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया है। फिर गजा के मामले पर ऑलमोस्ट पाकिस्तान और ईरान का एक ही मौकफ है। अफगानिस्तान के हवाले से दोनों ममालिक को यकसा खतरात हैं। तो आज ये सारी बातें होंगी। आपको मालूम है जनवरी में दोनों मुल्कों के दरमियान एक मसला हुआ था, शायद ही दुनिया की तारीख में इतना जल्दी नॉर्मलाइजेशन किसी दो मुल्कों ने की हो जो ईरान और पाकिस्तान ने की। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप दैट द टू कंट्रीज एंजॉय विद ईच अदर। इसलिए ये एक बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग दौरा है ईरान के सदर की तरफ से। वो 3 दिन पाकिस्तान में हैं, लाहौर भी जाएंगे, कराची भी जाएंगे। जो कल्चरल टाइज हैं बड़ी रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, अच्छा अब जरा सियासी मामलात की तरफ भी आते हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन समाचार था बीएलए के हवाले से, उसके पर भी आपसे अपडेट लेना चाहते हैं कि वहां पर ईरान का मौकिफ थोड़ा डिफरेंट होता है। वहां पर भी क्या आपको लगता है कि इसी राय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा? और क्या ये मामला इस बार सॉर्ट आउट हो जाएगा? जो ऑपरेशन सरमचार था पाकिस्तान की तरफ से, या उन्होंने जो पहले यहाँ स्ट्राइक की, ये मामला सॉल्व हो चुका। मैं आपसे यही तो बात कर रहा था कि जनवरी में दो मुल्क जो एक दूसरे के अंदर स्ट्राइक कर रहे हैं, और ईरान में खास तौर पर इराक के साथ जंग के बाद किसी मुल्क ने जो ईरान के अंदर स्ट्राइक की वो पाकिस्तान था। अभी इसराइल की बात भी हुई, लेकिन ईरान ने उसको डिनाई किया है कि हमारे अंदर कोई हमले नहीं हुए, 3 ड्रोन जो हैं वो उन्होंने मार गिराए इसराइल के। लेकिन पाकिस्तान का जो स्ट्राइक थी उसमें तो सेपरेटिस्ट या जो रेबल थे वो मारे गए वहां पर। सिमिलरली उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक किया। लेकिन देखें विद इन 2 मंथ्स न सिर्फ के दोनों मुल्कों ने अपनी कम्युनिकेशन के जरिए, रवाबत के जरिए उस चीज पर काबू पाया जो एक सूरत हाल पैदा हो रही थी। न सिर्फ उस पर काबू पाया गया बल्कि ईरान के सदर पाकिस्तान में वो इशू में ये डिसाइड हुआ था कि दोनों मुल्क लियाज़ान ऑफिसर तैनात करेंगे। तो इस तरह के मामलात के लिए, टेररिज्म के लिए कोऑर्डिनेट किया करेंगे। अब उनकी नामजदगी मेरे इत्तलात के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक हो चुकी है, और मे बी नेक्स्ट वीक तो उनकी तैनाती कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजिया का शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और हम अब आज बात करने जा रहे हैं, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज संदेला साहब, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, एक तो इंटरनेट वाला मसला था जो कि हमने बराचा साहब से भी डिस्कस किया है, परवेज संदेला साहब से भी इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे कि आम इंतखाबात पर भी हमने देखा कि यही सब कुछ हुआ था और उसी का रिपीट टेलीकास्ट अब कल भी देखा गया है, जिस पर बाकी तमाम जमातें भी हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, अवाम के भी तहफ़्फ़ुज़ हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से ज़रिया भी ये कह रही थी कि जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी सफ़र करना पड़ता है इस हवाले से। परवेज संदेला साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। संदेला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो एक बार फिर से हमने देखा आम इंतखाबात के रोज़ भी यही हुआ था, आप भी हमारे साथ ट्रांसमिशन में ही मौजूद थे, और कल भी फिर वही सब कुछ हुआ, इंटरनेट की बंदिश। तो ये क्या जो ये सिलसिला है इसी तरह से चलता रहेगा? बहुत शुक्रिया जी। एक तो आप दोनों को मुबारक हो, दोनों आप माशाल्लाह लाहौरी हैं, लाहौरियों ने बड़ा कमाल कर दिया है, और यही आपसे उम्मीद थी कि आप लोग जो है वो खिदमत को वोट देंगे, इज्जत को वोट देंगे, जो कि दिया है कल आप लोगों ने। कमाल नहीं, कमाल नहीं हुआ, हैरान कर दिया है परवेज साहब। मैं लाहौरियों ने
कौन सी खिदमत को बोर्ड मिला है? ब्रायलर महंगा, आटा महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा। मैं तो हैरान हो रही हूँ लाहौरियों कि पे। आप कितने अच्छे तरीके से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उस महंगाई को जो अवाम भुगत रहे हैं। अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि 2 महीने की जो कारकर्दगी है ना, जी उसको आपको देखना चाहिए कि 2 महीने में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बल्कि शायद कोई भी ऐसा शोबा ना हो जिसको सीएम साहिबा ने टच ना किया हो, चाहे वो सेहत के हवाले से हो, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो, जी चाहे मुवासलात के हवाले से हो, चाहे महंगाई के हवाले से हो। मतलब कि अभी ये रिसेंटली जो 1-2-3 दिन में हैपन हुई है, वो आटा 5 से 700 रुपया, 20 किलो जो आटा है वो 5 से 7 रुपए सो सस्ता हुआ है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिस दिन ये सस्ता हुआ है तो उस पे मैंने एक ट्वीट किया था कि अब आटा सस्ता हुआ है तो रोटी भी। तो सीएम साहिबा का वो रीट्वीट था कि इंशाअल्लाह ताला रोटी भी सस्ती होगी, और 24 आवर के अंदर अंदर जो रोटी है वो 5 से 4 रुपए सस्ती हुई है। और देखिए, अब 2 महीने की कारकर्दगी में अगर आप और उस पे फॉलो अप ले रहे हैं, और आप मेक श्योर कर रहे हैं कि अगर हुकूमत कोई स्टेप ले रही है, खास तौर पर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि महंगाई का, तो उस पे ये ना हो कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अमल तो नहीं दरामद हो रहा कराने ना। के लिए, पर ये कैसे नहीं हो रहा? रोटी आपको कितने की मिल रही है? 16 रुपए नहीं, सर की तो जी, मिल जो रही भी- उतने जो में भी मिल रही है, prices- लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना। तंदूर मालकान एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को। बड़ा उसके लिए अनफॉर्चुनेट जनाब है आपको ये। उसको आपको सोशल मीडिया गिरफ्तारियां देने को तैयार है, लेकिन रोटी देखना तंदूरों पे पड़ेगा। सस्ती करने के लिए तैयार नहीं है संधेला साहब। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब तो देखें, जो पहले 2-4 ऐसे लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर आकर ये अपना मौक़िफ़ दिया था, वो बाकायदा तौर पर इस बात पे एग्री हो गए हैं। क्योंकि आटा सस्ता हुआ है, इसलिए रोटी सस्ती की है। और अभी किसी जगह पे शुरू में ये 2-4 जगह पे ये रिपोर्ट हुई थी, चीज़ें जो आप कह रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया के हद तक। लेकिन अभी अभी पिछले 2 से 3 दिन में मैंने कम से कम मैंने किसी जगह पे ऐसी कुछ नहीं देखी। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी 2-4 दोस्त ऐसे हैं जो मुख्तलिफ ज़िलों में डीसी हैं, एसी हैं, तो उनसे भी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि जी शुरू में कुछ मसाइल हुए थे, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक जो है। रोटी है वो 16 रुपए की मिल रही है। और इसके अलावा, रोटी के अलावा आप देखें जी कि कोई कोई ऐसी फील्ड बताएं कि आप देखें लाहौर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है कैंसर का, जिस पर किसी किस्म की कोई कैंसर का जो इस वक्त हॉस्पिटल है बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े मसले मसाइल होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एक कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बिल्कुल नया बनाने जा रही है। जो लोग पहले संदेश साहब, बिल्कुल हॉस्पिटल जो बनाते जो नहीं अच्छे है। इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, बिल्कुल उसके हम भी कायल हैं, उसकी हम भी तारीफ करेंगे। लेकिन सॉरी टू से, अभी जो बुनियादी कुछ चीज़ें हैं, आप बिल्कुल सही सही निशानदेही कर रहे हैं चीज़ों की कि मरीम साहिबा में बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दी हैं। लेकिन हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जब से नई गवर्नमेंट आई है, तकरीबन 15 रुपए के करीब फ्यूल की प्राइसेस भी बढ़ चुकी हैं। मुर्गी की कीमत हम देख रहे हैं तो 800 से 850 रुपए तक पहुंच चुकी हैं। ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां नहीं काम कर रही हैं, यहां पर तवज्जो क्यों नहीं है? अभी तो सिर्फ हम आम आवाम की बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी तवज्जो आएगी अगर आप इस वक्त आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ें, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे आलमी जो अदारे हैं उनकी रिपोर्ट पढ़ें, तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल राइट साइड पर है। और ये मैं नहीं कह रहा, ना को पाकिस्तान की हुकूमती तर्जुमान कह रहे हैं, ये आपको बिल्कुल जो आलमी अदारे हैं वो कह रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगले साल, क्योंकि जाहिर है हुकूमत ने अभी अभी ये मतलब कि 2 महीने हुए हैं, और अगला साल जो कि अगला साल स्टार्ट हो, तो उसपे 15 से 12% जो महंगाई है फीसद है वो कम होगी। और उसके लिए अब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इन चीजों को। और अगर इस साल जाके अगर ये एक स्टेप हो जाता है, और जी जैसे अभी आईएमएफ के साथ दोबारा आप गए हैं, आपका पैकेज जो है वो हुआ है, और उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि आप बेहतर और अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। 12 से 15% महंगाई अगले साल अगर कम होती है तो इंशाल्लाह ठीक है। मुर्गी की कीमत भी, फ्यूल की कीमत अच्छा भी, अच्छा ये चीजें संदेना भी साहब, आप कंट्रोल वैसे होंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर्सनली आपकी राय में लेना चाहूंगा। आप पर्सनली ये समझते हैं कि बार बार हम आईएमएफ के प्लान में जा रहे हैं? ऑब्वियसली हमारी मजबूरी है, हुक्मरान इस चीज को बेहतर समझते हैं, लेकिन पर्सनली आप ये समझते हैं कि बार बार कर्ज लेकर मुल्क को चलाया जा सकता है? अनटिल अनलेस हम अपनी एक्सपोर्ट्स पर काम ना करें, हम एनर्जी की प्राइसेस को नीचे नहीं लाएंगे, तो बाकी रीजन में जो 2 अहम कंट्रीज मौजूद हैं, हिंदुस्तान मौजूद है, बांग्लादेश मौजूद है, जो कि एक्सपोर्ट्स में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, जब तक उनके साथ हम अब मुकाबला नहीं कर पाएंगे प्राइसेस में, तो किस तरह से अपनी एक्सपोर्ट्स बेहतर करेंगे? काश आप जैसे नौजवान ये बात 2016 और 17 में सोचते, तो आज हम आईएमएफ के पास ना होते। सर हम उस टाइम भी सोचते रहे 2016-17 हैं, में वो हुक्मरान भी सर हमारी बात 2000 कहां सुनते थे? वो तो हमारी बात 2016 वो भी नहीं सुनते थे, आप भी नहीं सुन रहे। 2016-17 में पाकिस्तान पहली दफा अपनी तारीख में आईएमएफ को गुड बाय कह चुका था। कभी जी नहीं हुआ।
हमेशा लेकिन 2016-17 में ये हैपन हमने देखा कि पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, इसहाक डार साहब की क़यादत में गुड बाय कह चुका था। पाकिस्तान को कर्जा देना चाहता था IMF, लेकिन पाकिस्तान कर्जा नहीं लेना चाहता था। लेकिन उसके बाद फिर कुछ हुआ, आपने देखा कि कुछ लोगों को एक कप्तान से, क्रिकेट स्टार से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, तो उसमें फिर एक जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म को उठाकर बाहर फेंका, तो फिर दोबारा ये सिलसिला चला। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, ये उसी शरीफ खानदान की दोबारा हुकूमत है और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप अगले 2 से 4 साल में देखेंगे कि पाकिस्तान फिर आपके ये जो अल्फाज है ना, आपके ही प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं दोहराऊंगा कि पाकिस्तान ने IMF को गुड बाय कहा है, लेकिन फिलहाल हमें पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल की जो कारकर्दगी है उसको कवर करने के लिए थोड़ा सा अरसा दरकार होगा। संदेला साहब, आपको लगता है कि जो बात आप कर रहे हैं अवाम अब इस चीज को बाय करेंगे? क्योंकि वो बाय क्या कर रहे हैं? महंगी बिजली, महंगी रोटी, ठीक है, और उसके लिए महंगा पेट्रोल बाय कर रहे हैं, महंगी गंदम बाय कर रहे हैं। वो नहीं सुनेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस वक्त क्या रही है, क्योंकि वो उन तमाम चीजों के लिए टैक्सेस को पे कर रहे हैं जो इशराफिया बगैर कोई रुपया दिए इस्तेमाल करती है और अवाम पर इजाफी टैक्सों का बोझ बढ़ जाता है। मतलब एक काम वाली है हमारे घर की, 200 यूनिट उसने इस्तेमाल किए हैं, 11,000 उसके बिजली का बिल है। अभी तो घर में वाटर कूलर तक चलाने की जो है जो बिल आए हैं बिल्कुल वो नौबत नहीं आई है। और अप्रैल का महीना है, अभी तो बारिशें होकर मौसम फिर थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, मौसम ठंडा ही रहेगा, बेफिक्र हो जाए। मैं असल में प्रॉब्लम पता है क्या, यादाश्त जो है ना बड़ी कमजोर हो जाती है। ये जो बिजली का यूनिट है ना 4 पे 90 पैसे हुआ करता था जब ये तब्दीली की लहर चली थी, और इंशाअल्लाह ताला दोबारा 4 पे 90 पैसे का होना तो काफी मुश्किल होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, ये तमाम जैसे बता रहे हैं 12 से 15% महंगाई कम होगी, तो इंशाअल्लाह ताला बिजली की प्राइसेस भी कम होंगी और ये बाकी चीजें भी ठीक होंगी। और जहां तक आपने कहा ना चीजें महंगी खरीद रहे हैं, उसमें लफ्ज एक गंदम यूज कर रही है, गंदम वाले रो रहे हैं, गंदम महंगी नहीं खरीदी जा रही बल्कि गंदम सस्ती खरीदी जा रही है। तो जरा इस पे आप अपनी महंगाई की लिस्ट में से गंदम को निकाल। सर जी, किसान रो रहे हैं, किसान भी हमारे बहन भाई हुए ना, वो भी तो हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह हुए। वो तो सस्ती खरीदी जा रही है ना, आप कह रही है कि गंदम महंगी खरीदी जा रही है। आप सर जी, किसान से नहीं खरीदे जा रहे हैं। अनवार साहब समझाएं, वो समझना नहीं चाह रहे। लेकिन संदेला साहब, ये तो आप मान रहे हैं ना कि अब हुकूमत आपकी मौजूद है, तो ये जो अब तमाम टैक्सेस जो हैं ये आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए ताकि हम कोई रिलीफ दे सकें। लेकिन बिजली का बिल आपके घर में भी तो आता होगा ना, आप 4-5 जगहों पे इजाफी टैक्स दे रही हैं, आपका खून नहीं खोलता, आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता अपना बिजली का बिल दे के? हमारे तो छोड़े। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? अब क्या, लेकिन अब देख बात तो फिर वही है कि अब एक चीज आपको जहेज में मिली है पिछले 4-5 साल में। जब आप हुकूमत छोड़ के गए थे तब तो लोग ऐसा कंप्लेन नहीं करते थे ना। जब पिछली हुकूमत में नून लीग थी तो ये मसाइल नहीं थे। बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। 4 पे 90 पैसे का यूनिट था, अब दरमियान में जो 4-4.5 तक आप। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? एक थोड़ा सा कड़वा सच है जो आप शायद सुनने वाले जी बोलिए। उसमें ये जो हमें इसके ऊपर जो एक सब्सिडी लेने की या सब्सिडी देने की होता पता है क्या है? अब ये नहीं कि हुकूमत में है तो ऐसी बात है। इस मुल्क में ना कोई तकरीबन 6-7 करोड़ लोग आए तो हुए हैं, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो सब्सिडी हर चीज के अंदर जो घुसेड़ दी जाती है ना, उसका भी नुकसान होता है। तो ठीक है संदेला साहब, बड़ी माजरत, बहुत की कमी है, हमें ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज संदेला साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड टू पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि डिजिटल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और अब वो दौर माजी का हिस्सा बन चुका है जब हम अपनी पसंदीदा जगह के बारे में जानने के लिए सफ़रनामों को पढ़ा करते थे या वीडियोग्राफी के इस एरा में अब हम देख रहे हैं कि अब डिजिटल जर्नी का हम मज़ा लेते हैं, जहां पर बहुत से ऐसे व्लॉगर मौजूद हैं जो कि आपको दिनों का सफ़र मिनटों में दिखाते हैं, जहां पर हम कल्चर को भी देखते हैं, लोगों की खूबसूरती को भी देखते हैं, लोगों के रहन सहन को भी देखते हैं, कौन से खाने किस एरिया के किस कल्चर के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, खूबसूरत लैंडस्केप हम देखते हैं। और बहुत से ऐसे मुश्किल रास्ते भी हैं जहाँ पर हम खुद भी जाने से कतराते हैं, लेकिन वो हमें ये दिखाते हैं। ये जो ब्लॉगर्स हैं अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं और वो पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाते हैं। और उसमें सिर्फ पाकिस्तानी ब्लॉगर मौजूद नहीं है, बहुत से ऐसे गैर मुल्की ब्लॉगर भी हैं और उनकी बहुत बड़ी तादाद है जो कि पाकिस्तान आती है और अपनी पसंदीदा जगहों को एक्सप्लोर करती हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसे ही, और ऐसे ही कुछ व्लॉगर्स आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बनेंगे
और उन्हीं से अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, क्योंकि हैं तो ये ग्रुप में 10 लोग, लेकिन हमारे स्टूडियो पहुंच रहे हैं 3 लोग। तो जरा अनवर आप ही बता दीजिए हमें आज कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वन होम्स के नाम से व्लॉगर का ये ग्रुप है जो कि पूरे पाकिस्तान में घूमेगा, पाकिस्तान की खूबसूरती को बाकी दुनिया के सामने भी पेश करेगा। ये व्लॉगर्स का जो ग्रुप है ये इनका पहला टूर नहीं है, बल्कि ये इनका चौथा सीजन है। तो चौथे सीजन को लेके तो मुराद ये है ना कि इनको पाकिस्तान बड़ा पसंद आ रहा है, हाँ, पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक सेफ जगह ये समझ रहे हैं, तो बार बार पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं। तो बिस्मा परवेज हैं, जर्नलिस्ट हैं, व्लॉगर हैं, उन्होंने आज हमें शो में ज्वाइन किया है। उनके साथ अयान सोहेल मौजूद हैं जो कि एथलीट हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। टॉम है जिनका ताल्लुक हॉलैंड से है और वो भी व्लॉगर ही हैं, ट्रैवलर हैं, और उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अयान हमें टाइम देने के लिए। सबसे पहले तीनों से मैं यही जानना चाहूँगा कि तीनों मिल कैसे गए, क्योंकि आप एथलीट हैं, बिस्मा जर्नलिस्ट हैं और जो टॉम हैं वो व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो ये जो एक ग्रुप बना है 10 लोगों का, ये किस तरह से डेवलप हुआ? ये वन होम से ही डेवलप हुआ है। हमारा भाई जीशान, उनसे हमारी ताल्लुक हुई है और सोशल मीडिया से भी। अच्छा ठीक है, तो किस तरह के टूर्स जा रहे हैं? चौथी बार आप आ रहे हैं पाकिस्तान में? ये मेरी दूसरी बार है। मेरा ख्याल है टॉम का चौथी बार है, लेकिन अभी तो मजा आ रहा है। So Tom, when did you start your journey? Because this is the very for not for the very first time. Warm welcome सबसे पहले to the new Pakistan. To the new Pakistan. I fell in love with the country in 2019. I came to travel here. I stayed about 6 weeks. And then ever since I came back, and this is my 5th time traveling to Pakistan already. And I love to change the perception of how my social media followers on TikTok and Instagram look at Pakistan, and I love to debunk all the myths and all the misconceptions about your beautiful country. अच्छा बिस्मा, जो टॉम अभी बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान को लेके लोगों के मिसकंसेप्शन है, यू बीइंग जर्नलिस्ट, आप इसको किस तरीके से एड्रेस करोगे? और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप जर्नलिस्ट की हैसियत से किस बीच में काम कर रही हैं कि फिर आपने टाइम थोड़ा सा निकाला और आप पाकिस्तान विजिट के लिए आएंगे? तो अभी भी आई थिंक हमारा जो कंसेप्शन स्पेशली इन यूएस है, इन अराउंड द वर्ल्ड एक्चुअली वेस्ट में, कि पाकिस्तान बहुत डेंजरस जगह है। मतलब पाकिस्तान आता है तो टेररिज्म या नाम आता है, कुछ ऐसी चीज़ें दिमाग में आती हैं। बट द रीज़न एक्चुअली अब ये एथलीट में जर्नलिस्ट एंड वी हैव डिफरेंट फैशन ब्लॉगर्स हैं, तो ये है कि शोइंग दैट हम सबके फॉलोअर्स बहुत डिफरेंट होते हैं, तो वी हैव अ डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ पीपल हु ट्रस्ट अस। तो वी शो द एंटायर कम्युनिटी कि मतलब पाकिस्तान इज जस्ट सेफ ब्यूटीफुल place. Overseas Pakistans भी आते हैं, मतलब गोरे आते हैं, different types of people आते हैं। तो that's the whole point of here, कि to show, and it, like you were saying, as a journalist over there, हमारा ये coverage होता है, मतलब war की बातें होती हैं, poverty की बातें होती हैं, फिर पाकिस्तान का नाम आता है। Never about the beauty, never about our mountains, you know. So the whole point is to show कि Pakistan has so much to offer, and that's why we're here to, you know, present it to the world and change that perception. So Tom, which is your favorite place in Pakistan? I've been literally all around, from Karachi to Quetta, Multan, everywhere. But yeah, obviously it is the mountains. The mountains are unrivaled. I think it's northern areas. Yeah, the northern areas. I always say to people, like, I love the Himalayas. You go to Nepal, you see the mountains right in front of you, but when you turn around, it's flatland. But when you are in Pakistan, you see the mountains, but you look right, left, behind you. You feel like you're an arena of mountains, and it makes you really. But Tom, why smart. every international vlogger talked about Pakistani mountains? I have no idea. Like, why you guys? I mean, it's so majestic. Like, I'm from Europe, you know. You go to Switzerland, you think, oh wow, everything's so beautiful. But here you have also the different culture of the people, the mountain villages. I've been in mountain villages where they welcome me, the hospitality of the people. It's totally different than the mountains in Europe or in Canada or in the US. It doesn't exist. What you have here, the culture in Pakistan, the mountain villages, where the people invite you into their homes, they make food for you. It's the simple life, but it's such a pure and beautiful life up there. Okay, अच्छा यार, whenever it comes to food, तो हम सबसे पहले लाहौर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लाहौर का जो कल्चर है वो भी बड़ा रिच कल्चर है, और स्पेशली अगर आप अंदरून साइड पर चले जाएं तो खावे बहुत ही आपको बेहतरीन मिलते हैं। गो कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका ताल्लुक कराची से है, लेकिन जब आप आते हैं लाहौर विजिट करते हैं, आपको लाहौर की स्पेशलिटीज क्या नजर आती है? एक्चुअली मेरी पहली बार है लाहौर में। अच्छा। तो हाँ जी, हम कल फ्रेड्स पे गए थे, आई थिंक। वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिला था। इट्स मच डिफरेंट देन कराची। इट्स वेरी एंजॉयबल।
अच्छा, तो अभी तो मतलब अभी आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट चल रहा है, जर्नी start स्टार्ट हुआ हुआ है, है। yeah, ठीक है, yeah. तो बिस्मा आपका कोई एक्सपीरियंस खाने को लेकर लाहौर में, क्योंकि लाहौर को एक कैफियत कहा जाता है बेसिकली, तो कि जिसने लाहौर नहीं देखा, वो एक कहावत भी है पंजाबी की, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं। So actually, मेरा भी first time in Lahore was yesterday, the day before yesterday we arrived. लेकिन actually हमारे family friends हमें एक restaurant लेके गए थे, डेरू शायद, डेरा हाँ, तो it was, you know, it was really it felt so authentically Pakistan, even the decor, and then जो खाना आया था, the way it was coming, लस्सी वहाँ पे जो बन रही Presentation भी जो थी, है। yeah, presentation, food, taste, you know, and I think people love that about Pakistan, हमारा culture, हमारा food, हमारा fashion, you know, so it's a good way to show that, but I really enjoyed the food and it wasn't too spicy. So ठीक है, and what about Tom? Tom, what you like the most thing in Pakistani food? For me, it's the street food. Because we don't have such a thing in Europe. It doesn't exist. So when you Have come you tried here, golgappe and laddu pithi? sorry, Laddu Golgappe. pithi and golgappe. no, No. A pani puri thing. pani puri, yes, Yeah, yes, yes, these yes. things, pani puri, yes. So if I go to Old Town, for me, there's something to see everywhere, you know. And everywhere in these guidebooks, they say, "Oh, be careful with the street food, be this." No, I say just try it, you know. And obviously, it's not for everyone, but I like to really get the taste of Pakistan from the street. These little things, I think I've never seen this before, but I'm going to try it. And I think that's the beauty for foreigners that travel to Pakistan, to go to the Old Town and explore all these little things and street food. It's So amazing. in this tour, what you guys are going to do next? What your next plans? Which place you are going to explore? After this, we go to Islamabad. Then we go to the mountains. To go to Hunza. Yeah. I'm super excited. I've been, of course, but I'm super excited to show overseas Pakistanis, right? Their Yeah. own country. Yeah, And so I'm Tom curious. is our host. Surprisingly. अच्छा, लेकिन आयान लाहौर में बादशाही मस्जिद है, शाही किला है, इसके अलावा भी बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अगर आप अंदरून की तरफ जाते हैं, शालामार बाग है, इनमें से कुछ आपने प्लान किया है कि कुछ आज हम जाएंगे, आज आप लोग जाएंगे। प्लान है। Yeah. अच्छा, गर्मी थोड़ी Old सी ज्यादा Lahore. होगी तो किस वक्त निकलेंगे? क्योंकि अभी तो आप लोगों के यहाँ से फ्री होते तो तकरीबन 11 बज ही जाएंगे। तो आई थिंक 4-5 बजे का प्लान रखा है हमने। अच्छा, वहाँ पर जब आप लोग जाएंगे ना, तो आप लोगों ने वहाँ के खाबे जरूर खाने हैं, क्योंकि बहुत ही मशहूर है। मतलब आपको जो टिपिकल लाहौरी खाना मिलेगा ना, वो आपको अंदरून में मिलेगा। Yeah. हमारे एक्चुअली ट्रिप में है people who come to Lahore at time, like मतलब लाहौर के हैं, तो वो बताती है ज़ैनब है हमारे साथ, तो she's like you have to try this, yeah, you know, so we do have Pakistanis who also know more than us, so you know we're excited to also learn from them, learn from Tom, and you get a different perspective from each person. About your group कि आप लोग 10 लोग हो, तो बाकी जो साथ हैं वो किस किस फील्ड से, और आपने कहा ना एक फैशन व्लॉगर भी यहाँ पर है, तो पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी फैशन को वो किस तरह से देखने हैं कि आप भी जब यहाँ पर आई हैं तो आप उसको किस तरीके से एनालाइज कर रहे हो? तो मतलब यहाँ के ना एक जो पाकिस्तानी क्लोथ्स का बहुत एकदम से शौक है। मैंने आते ही मैं सानिया मस्कतिया पहुँच गई। I heard about it, so I was like, कहाँ पे पहुँची? सानिया मस्कतिया। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने जाके okay, I was like, you know, I want to try these। मतलब पाकिस्तानी भी brands are amazing, they're beautiful, our clothes are beautiful, and हमें वहाँ का used to है, right? बड़ा प्यारा जोड़ा है। जी, वहीं से मैं लेके आई थी। So it's really enjoyable कि you know we're trying these new things and हमारा जो एक साथ एक Algerian भी है, he's also a travel vlogger. So you know everyone's excited कि तरह शलवार कमीज पहने, we see this old style, and तो जो fashion vlogger है, makeup vlogger है, you know they're also teaching us, and we're kind of incorporating what everyone knows and putting it together. So it's very nice. और काफी मुश्किल होता है कि आप डिफरेंट फील्ड से हैं, फिर एक कोलैबोरेशन करके आप सबने एक साथ चलना है। अच्छा ठीक है, तो टॉम, हैव यू ट्राइड आवर देसी अटायर जो कि पाकिस्तानी पीपल वेयर, शलवार कमीज? Yes. I've actually been to weddings. So I've been to a wedding here in Lahore, actually. Okay. That was amazing. So obviously before that, I needed to get dressed up. So I went to a shop, and with two ladies, they were advising me what to take. And yeah, I love wearing shalwar kameez. Our boys from Pakistan love to wear black shalwar kameez. So what was the color you wore? On one wedding, I had like a grayish one, and one it was a dark blue. I like the dark blue a lot. It was really nice. Yeah. Ayan, you're also wearing shalwar kameez. तो शलवार मतलब वहाँ से यहाँ पर आके जाहिर सी बात है, आप थोड़ा सा माहौल को देख के भी ना चेंज होने की कोशिश करें। तो वैसे तो हम सब यहाँ पे वेस्टर्न अटायर भी पहनकर आराम से इजीली फिर रहे होते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आप जहाँ पर गए हैं आप उसके कल्चर को वहाँ फॉलो करें। Absolutely. लेकिन हम टेक्सास में भी कुर्ता बहुत पहनते हैं। अच्छा, ईद के दिनों में, रमजान में? ईद के दिन पे रेगुलर
रेगुलर दिन पे भी रेगुलर डेज पे हाँ भी जी, very वेरी common. नाइस। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, देयर आर मेनी थिंग्स ऑन द टेबल। जैसे हम कल्चर की बात कर रहे हैं, हम हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात कर रहे हैं, हम खानों की बात कर रहे हैं, तो आपकी लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें जो टॉप पर हैं कि यार मैं खाने एक्सप्लोर करने आया हूँ, या मैं कुछ जगह एक्सप्लोर करने आया हूँ, या मुझे सिर्फ माउंटेन्स, जैसे टॉम कह रहे हैं लेट्स कि मुझे गेट स्टार्ट माउंटेन्स विद बहुत ज़्यादा अयान, देन पसंद हैं। बिस्मा एंड देन टॉम, I think ऑलराइट? मेरे bucket list पे हमेशा नॉर्थ था, तो I'm very looking ठीक है। forward to seeing Hunza. अच्छा, हुंजा। ठीक है। जी। हुंजा और बाकी बड़ी ज़बरदस्त जगह है, बड़ी कमाल की जगह है। इसमें आपके लिस्ट में कौन सी चीज़ टॉप पर है? I have to agree. I'm very excited about Hunza. ठीक है। Because the adventure of Pakistan, you hear about it, so to experience it, and especially West में, you know, हम hiking करते हैं, हम trekking करते हैं, and you know, you're saying कि मतलब what's the difference between यहाँ के mountains and वहाँ के mountains? I think यहाँ पे everything's organic and raw. You know, वहाँ पे बहुत development हो गया, which is good too, लेकिन you miss out on, you know, the You miss that beauty nature. that Allah created, right? And so यहाँ पे I feel like in Pakistan you get that raw beauty that, you know, without it being too changed and developed too. ठीक है। So. Okay, so Tom, what about you? What you're thinking about? You're here for food. You're here for culture. You're here for mountains. I've seen the mountains, I've seen the most historical places, the landscapes and everything. I know a little bit about the culture, obviously. What I love about Pakistan and the coming back is the hospitality of the people, the raw adventures, or you also mentioned, is that you go to a village and you experience something from the heart of the people. You know, when you are in Peshawar and they invite you in their house, and you know you are the main guest, you are the star, and you know it's like incredible to witness and it's incredible to experience. And after seeing so much, hospitality for me is the thing that keeps me coming back to Pakistan. Okay, Very great. nice. So the question is for all of you that if any message you want to convey to the people who think Pakistan is not a safe place, Pakistan is not a good place to visit, if you want to share I something. think it's just one word. It's absolutely safe. It's simple as it And is. you being journalist, Bisma? Oh yeah, I think Specifically. it's more than safe. It's actually beautiful and offers in one country what the entire world offers. You can get in one country. And I it's think your that's turn, amazing. Tom. That's great. Yeah, it always makes me laugh when people ask, is Pakistan a safe country? I think it's even safer nowadays than some places in Europe. I always tell them, now watch my stories on Instagram and TikTok. You will see all the videos and then you can make up your own decision about it. But it's really safe. I walk around at night in the streets and I literally show everything. And it's a very easy a conclusion that it is So it's completely safe. Thank you so much. Tom, Ayan, Sohail and Bisma Parvez was in conversation with us. बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा जोड़ेंगे। Stay tuned, Yo Pakistan. वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट टीम के हवाले से, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से, जहां हम देख रहे हैं कि विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान बनाए जाने के इम्कान का इजहार भी किया जा रहा है। नायब कप्तान के हवाले से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली गई है और अब T20 टीम के नायब कप्तान का ऐलान जल्द मुतवक्के है। लेकिन कल का जो हमने देखा है मैच का जो रिजल्ट था वो बहुत ही बुरा रिजल्ट आया है। पाकिस्तानी टीम जिस तरह से कल हारी है, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि न्यूजीलैंड की जो जिसको बी या सी कैटेगरी की टीम कहा जा रहा था, हम 5-0 से उन्हें हराएंगे। एक तो 5-0 से इसलिए नहीं हरा सकते कि पहला मैच बारिश की नजर हो गया, और अब तो बिल्कुल भी 4-0 से नहीं हरा सकते कि कल का मैच हम जितनी बुरी तरह से हारे हैं। अच्छा, हरीफ को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए, लेकिन न जाने पाकिस्तानी टीम क्या क्या कमाल कर बैठती है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल मजीद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग भट्टी साहब। भट्टी साहब, ये हमारे लड़कों को हो क्या गया है? काकोल में ट्रेनिंग करके आए हैं, भारी भरकम पत्थर उठा लिए, ऊपर नीचे दौड़े लगी, लेकिन इसके बावजूद वो मैच नहीं जीत पा रहे। इस तरीके से हमें फील्डिंग नजर नहीं आती हमारे लड़कों की, वो भी सिर्फ टीम से आ रहे हैं। देखिए, कल के मैच की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हमारी टीम थोड़ी सी मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नजर आई कि जितने आसानी से हमने 3 कैच मार्क चैपमैन के छोड़ दिए, तो वर्ल्ड कप अब तकरीबन 6 हफ्ते दूर है। इस तरह की फील्डिंग के साथ और इस तरह के कैचेस के साथ हम वर्ल्ड कप में नहीं जा सकते, लेकिन हारे जरूर हैं। वेकअप कॉल है हमारे लिए कि खतरे की घंटी बज गई है कि अगर इस तरह की क्रिकेट हम खेलेंगे। देखें, आज जो दुनिया में क्रिकेट हो रही है, अब 170-180 रन वाली क्रिकेट नहीं हो रही। ये 180 रन कल देखें, 10 गेंदे पहले न्यूजीलैंड ने चेस कर लिए। मार्क चैपमैन ठीक 1 साल पहले इसी पिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ 100 रन बना चुके थे। इसके बावजूद हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट जो थे
वो कह रहे थे जी तीसरे दर्जे की टीम आ गई। भाई तीसरे दर्जे की टीम आ गई तो जिस तरह अभी अनवर साहब कह रहे थे, फिर तो हमें 4-0 जीतना चाहिए था। मेरा ख्याल में हमें अपने मामलात को ठीक करना पड़ेगा जहां-जहां गलतियां कर रहे हैं। बाबर आजम को दोबारा कप्तानी मिली है, नया कोचिंग स्टाफ आ गया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में मैं जिस चीज पे मुझे थोड़ा सा कंसर्न है कि बहुत ज्यादा जो हम तब्दीलियां पीसीबी हेडक्वार्टर में करते हैं, फिर हम टीम के अंदर जो चेंजेस करते हैं, ये उसी के असरात है। दुनिया की आप दूसरी टीमों को देख लें, इवन अफगानिस्तान में भी इतनी उखाड़ पिछाड़ नहीं है, लेकिन हमारी क्रिकेट में जितनी उखाड़ पिछाड़ है उसके असरात फिर हमें ग्राउंड में भी नजर आते हैं। ठीक है, तो भट्टी साहब अभी लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी की आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक वेकअप कॉल है हमारे लिए, और जितना कम वक्त हमारे पास बचा है T20 वर्ल्ड कप में जाने के लिए, एक हमने देखा कि बोर्ड में बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, फिर कप्तान भी तब्दील हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रैटेजी बहुत जल्दी बनानी है कि हमारी ए टीम कौन सी होगी, बेंच पर कौन सी स्ट्रेंथ हमारे पास मौजूद होगी, कि अगर हमने किसी को दोबारा से भी ट्राई करना है तो उन तमाम चीज़ों को इसी अरसे में फाइनलाइज हो जाना चाहिए। देखिए, अभी आप मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे थे। मोहम्मद रिजवान पिछली सीरीज में भी नायब कप्तान थे, उससे पहले टेस्ट मैचेस में बाबर आजम के नायब रह चुके हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक चॉइस है, उनको तो बाबर के साथ ही नायब कप्तान अनाउंस कर देना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्या वजह हुई कि हमने नायब कप्तान का मामला भी क्या साराइयों पर छोड़ दिया। फिर कल रात एक और हमें झटका लगा, मोहम्मद रिजवान हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई। अब पता नहीं कि उनकी इंजरी कितनी सीरियस है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि अगर हमें जितनी भी रोटेशन पॉलिसीज को अपनाना है, एक बार इस सीरीज में अब 2 मैचेस रह गए, उनमें देख लें, क्योंकि फखर जमान अभी तक इस सीरीज में कोई मैच नहीं खेले। इमाद वसीम जिन्होंने रिटायरमेंट वापस ली, उन्होंने कोई मैच नहीं खेला। जमान खान को हमने बाहर बिठाया हुआ है। हमने कल हसीबुल्ला को कॉल कर लिया क्योंकि आजम खान अनफिट हो गए। अभी हमें ये नहीं पता कि हारिस रऊफ वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में अगले 6 महीने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये फिटनेस के जो इश्यूज हैं, इनको हम जितनी जल्दी इनसे छुटकारा हासिल कर लें। काकुल में हमने ट्रेनिंग की, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, लेकिन अब हमारे जो प्लेयर्स अनफिट हो रहे हैं या पहले अनफिट थे, वो भी हमारे लिए एक तशवीश की बात है। ठीक है। अच्छा माजिद साहब, ये भी बताइएगा, कल जब चैपमैन ने लाठीचार्ज किया तो उसके बाद ग्राउंड सिचुएशन को ऐसे देखकर लग नहीं रहा था कि हमारे लड़कों के पास कोई काउंटर स्ट्रेटजी है? उल्टा ये लगा कि हाथ पांव फूल गए या फिर कप्तान की कप्तानी पर क्वेश्चन मार्क लग जाए। मतलब ये नहीं कि कुछ एक ऐसे लगा कोई प्लान बी नहीं था, हम लोग बस ब्लैंकली खेल रहे थे कल। देखिए, इंतहाई अदब के साथ लोग कहेंगे कि भाई ये बाबर आजम के शायद दुश्मन है। बाबर आजम भी हमारे मुल्क के हीरो हैं, हमें बाबर आजम से कोई मसला नहीं है, लेकिन उनकी कप्तानी में, जब पहले भी वो कप्तान थे, जब लास्ट टाइम उनको दिसंबर में हटाया गया था, मुझे एक ही मसला था बाबर आजम से कि इस तरह की सिचुएशन में बाबर आजम बिल्कुल, आप देखें, एक फ्लैट कप्तान नजर आते हैं, उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन में आउट ऑफ द बॉक्स कप्तान सोचते हैं। मेरे ख्याल में साइम अयूब को बॉलिंग दे देनी चाहिए थी। इफ्तिखार ने एक ओवर अच्छा किया था, उनसे चांस लेना चाहिए था। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स भी कल बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। शाहीन शाह अफरीदी एक दिन पहले प्लेयर ऑफ द मैच थे, कल शाहीन शाह अफरीदी को मार पड़ गई। नसीम शाह ने कैच छोड़ा, फिर नसीम शाह के 3 ओवरों में शायद 40-44 रन बन गए। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को, या तो फिर बाहर से अगर बाबर आजम उस वक्त घबरा जाते हैं या वो अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल में जिस तरह हमने PSL में अभी देखा था कि डैरेन सैमी जो इस पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच थे, वो बाउंड्री लाइन पर आकर कप्तान को बताने की कोशिश करते थे, और वो कप्तान बाबर आजम ही थे। तो अजहर महमूद आजकल हेड कोच हैं, उनको चाहिए कि वो बाहर से कुछ उनके लिए इंस्ट्रक्शन भेजें। लेकिन क्रिकेट में देखिए, हार जीत होती, अगर हारने का मकसद ये नहीं कि पाकिस्तान टीम दुनिया की बुरी टीम बन गई, लेकिन अगर हम गलतियों से सबक सीख के आगे बढ़े तो ये फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी चीज है। लेकिन बाबर आजम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे बाबर आजम से कोई मसला नहीं है, बस उनकी कप्तानी जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो वो कप्तानी में बिल्कुल एक घबराहट का शिकार हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, पाकिस्तानी टीम को आप इस वक्त देख रहे हैं कि अपने बेहतरीन कॉम्बिनेशन में वो मौजूद है, जिस तरह से आमिर वापस आए हैं, इमाद वसीम हैं,
नसीम शाह की अगर हम बात करें, शाहिन शाह अफरीदी की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, इस बॉलिंग अटैक के साथ अगर हम T20 वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं, ऊपर से अगर बैटिंग लाइन को भी देखें तो आपको लग रहा है कि कम्बिनेशन बेहतर है, इसी को बार बार ट्राई करें, इसी तरह से जिसको कहते हैं वो टीम को एक पक्की पोजीशन में ले जाएं? जी भट्टी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? माजिद भट्टी साहब से एक बार फिर से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को इस वक्त हम देख रहे हैं कि कल के मैच के बाद थोड़ी सी मुश्किलात का सामना तो ज़रूर करना पड़ा है। खैर, एक और बड़ी अहम खबर भी है जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तानी एथलीट हैं, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने मुकाबला किया है। पाकिस्तानी कराटे मास्टर शाहजेब रिंद की जीत के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, जो कि दुबई में इवेंट मुनक्किद हुआ था, जहां पर उनकी जो फाइट थी वो इंडियन एक हरीफ हैं हमारे, उनके साथ थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पहले हमने देखा था कि इनकी बहुत ज़्यादा मुठभेड़ हो गई थी और थप्पड़ जड़ने वाले पाकिस्तानी कराटे मास्टर ने अब शाहजेब रिंद ने भारतीय कप्तान राणा सिंह को शिकस्त दे दी है। और ये बड़े ही ज़बरदस्त मनाजिर थे जो कि वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने देखे हैं। और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी मौजूद थे इस मैच को देखने के लिए। और इस इवेंट की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी थी तब से ही, जब से ये अनाउंस हुआ था कि सलमान खान भी इस मैच को देखने के लिए, इस फाइट को देखने के लिए वहाँ पर मौजूद होंगे। और उससे पहले जो एक प्री कॉन्फ्रेंस हम देखते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मैच से पहले, उसमें बड़े ही गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल ये बार बार राणा सिंह साहब ने किया था, जिनकी फिर अच्छी खासी धुलाई शाहजेब रिंद ने की है और मुक्के मार मार के बुरा हाल कर दिया और सिर्फ 20 सेकंड में नॉकआउट किया है। और इसका एतराफ़ सलमान खान ने भी किया कि यार तुम तो 20 सेकंड में ही नॉकआउट कर देते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और एनीवेज ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ही खुशी की खबर है, क्योंकि जब आपके मुखालिफ इंडियन कोई भी प्लेयर हो तो बड़ा ही आपका जो जज्बा होता है वो दीदनी होता है। और शाहजेब के बारे में बताते हुए हम इसलिए भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे प्रोग्राम में पहले भी ये 2 बार आ चुके हैं और इस फाइट का वो जिक्र हमसे पहले भी कर चुके थे कि मेरी नजर इस फाइट पर है कि मैंने जो इंडियन प्लेयर है मैंने उसको शिकस्त जो है वो जरूर दिलानी है और अपना ही रिकॉर्ड बार बार वो तोड़ते आए हैं। इससे पहले भी जो एक फाइट हुई थी वो शायद 15 सेकंड में शाहजेब ने अच्छा, वो कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एग्रेशन राणा सिंह साहब दिखाने की कोशिश कर रहे थे ना, उसका मुंह तोड़ जवाब जो था वो शाहजेब ने अखाड़े के अंदर आकर दे और बताया कि तुम उस थप्पड़ को याद करे तो मैं तुम्हें पूरी हिंदुस्तान में जलील करने के लिए तैयार हूं। तो ये जो खूबसूरत सी फाइट थी विद इन 20 सेकेंड्स वो शाहजेब ने नॉकआउट कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो सबसे खूबसूरत जेस्चर था वो ये था कि जीतने के बाद शाहजेब ने पाकिस्तानी परचम के साथ साथ जो हिंदुस्तानी परचम है उसको भी लहराया, जिसकी हिम्मत कोई हिंदुस्तानी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसी हिम्मत करेगा तो मोदी सरकार उसका जीना हराम कर देगी। और जब ये सवाल किया गया, बिल्कुल ऐसी, और जब ये सवाल शाहजेब से वहां पर मौजूद जर्नलिस्ट ने किया कि ऐसा आपने क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हम दोस्ती का हाथ ही बढ़ाना चाहते हैं हिंदुस्तान की तरफ। इस फाइट को भी जो कि रिंग में लड़ी गई है, इस फाइट को हम बॉर्डर्स तक ले जाना नहीं चाहते हैं, इस फाइट को हम यहीं तक रखना चाहते हैं, खेल की हद तक रखना चाहते हैं। और चाहते ये हैं कि भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हों। तो इस जेस्चर को भी वहाँ पर जो मौजूद ऑडियंस थी उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा है, बड़ी तारीफ़ की है शाहजेब के इस हवाले से, उनकी जीत के हवाले से भी की है और ख़ास तौर पर इस जेस्चर की कि जब वो दोनों ममालिक को करीब भी लाना चाहते हैं और उसकी कोशिश भी करते हुए हमें दिखाई देता है। और ये सिर्फ हमारा ये बॉक्सिंग रिंग की ही बात नहीं है अनवार, हमारे जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम और इंडियन टीम जो है वो जरूर मैचेस की सीरीज खेलें ताकि पुरअमन माहौल पैदा हो दोनों सरहदों पर। लेकिन न जाने क्यों हर बार हम देखते हैं कि बीसीसी जो है वो अपनी टीम को पाकिस्तान कभी भेजने के लिए राजी नहीं। बिल्कुल ऐसी। और राणा सिंह को ये भी पता चल गया होगा कि अब कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, ये एक रिंग है जहां पर लड़ना पड़ता है अपने हरीफ को। शायद सलमान खान को देखकर उन्हें लगा ये सुल्तान का कोई यहाँ पे शूटिंग चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।